नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दलवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग RBNB कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम SYBA इस कक्षा की सुभाष काबरा जी के द्वारा लिखित झोले इस कहानी का अध्ययन करेंगे। सुभाष काबरा जी हिंदी साहित्य के हास्य कवि, साहित्यकार और मंच संचालक हैं। उनका जन्म अकोला महाराष्ट्र में सन 1955 में हुआ। उन्होंने मुंबई में कई टेलीविज़न और रेडियो कार्यक्रम तथा कवि सम्मेलन का सफल संचालन किया है। उनके ग्रंथों में कबूतर खाने के लोग, कुछ तो है, मझधार के पार, पढ़ो, समझो और मत मानो, बच्चों की बातें आदि उल्लेखनीय है। अतः साहित्य सृजन के कारण उन्हें विविध पुरस्कारों एवं उपाधियों से सम्मानित किया गया है, जिसमें कवि श्याम ज्वालामुखी सम्मान, हिंदी सेवा समिति सम्मान, अकोला रामनाथ गोयल का साहित्य रत्न सम्मान, महाराष्ट्र राज्य साहित्य रत्न सम्मान, बाल साहित्य पुरस्कार, ARC गौरव सम्मान आदि कई उपाधियों से तथा पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। प्रस्तुत झोले सुभाष काबरा जी द्वारा लिखित यह कहानी है। तो उन्होंने 50 साल के बाद या 50 साल पार उम्र का जो इंसान है, उसकी पीड़ा को इस कहानी के माध्यम से साकार करने का प्रयास किया है। वह आदमी अपने परिवार में किस तरह से उपेक्षित रह जाता है, उसका संगोपांग चित्रण, यथार्थ चित्रण उन्होंने इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। पत्नी से सहयोग और साथ देने वाला पति या कामना करने वाला पति अपनी पसंद का खाना खाने के लिए घर में तरस जाता है और परिणामतः अपने माँ के हाथों से बनाए हुए व्यंजनों की याद उसे बेचैन करती है। वह अपने माता पिता की पुरानी पीढ़ी तथा बच्चों की नई पीढ़ी दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने का बुरी तरह से वह प्रयास करता है, परंतु दोनों के बीच वह बुरी तरह से जकड़ जाता है। वह जादू का झोला बन जाता है कि जिसने मांग की वह अपने झोले से निकालकर उसे दे देता है। अतः वह केवल धनोपार्जन का साधन मात्र रह जाता है, धन का उपार्जन करने का तथा इच्छा पूर्ति का साधन मात्र रह जाता है, परंतु उनकी इच्छाएं, उनकी कामनाएं ये सभी उपेक्षित रह जाती है। अतः 50 उम्र पार मनुष्य की जो उपेक्षित जीवन की जो साधना है, वहाँ कवि ने उसे वाणी देने का प्रयास किया है। लेखक ने 50 साल उम्र पार पुरुषों की जो विवंचना है अत्यंत जीवंतता के साथ प्रस्तुत कहानी में साकार की है। वह परिवार में असहाय प्राणी हो जाता है। एक और परिवार में उसके जो वृद्ध माता पिता होते हैं वह अपने परिवार को मंदिर बनाना चाहते हैं, तो दूसरी ओर नई पीढ़ी के बेटे अपने घर को क्लब हाउस बनाना चाहते हैं तथा मिनी थिएटर बनाना चाहते हैं। इसलिए लेखक व्यंग्यात्मक ढंग से कहते हैं, अपनी जो चोटी है तथा बाल की जो बालिया, कान की जो बालिया है, वह नौजवानों को सौंपकर पुरुषों की तरह व्यवहार करती हुई बेटियां और घर के संस्कारों को विदेशी जूतों से दिन भर रौंदते रहने वाले बेटों के साथ गुजारा करना कोई हंसी का खेल नहीं है। दो पीढ़ियों के बीच इस असहाय मनुष्य की अवस्था त्रिशंकु जैसी रह जाती है। ऐसे समय में जिंदगी भर साथ निभाने की कसम खाने वाली जो पत्नी है, उस पत्नी की याद उसे आती है। विवाह के समय उनके साथ जो वचन उन्होंने लिए थे वह वचन उनके कान में गूंज जाते हैं, अर्थात विवाह के वचन है 7 वचन, जिनमें पत्नी कहती है
पहला वचन, तीर्थ यात्रा दान मेरे साथ करो। दूसरा वचन है देवता और पितृ पूजा। तीसरा वचन है मेरे परिवार की रक्षा और पशुओं का पालन। चौथा वचन है धर्म धन्य सब मेरे सहमति से करो। पांचवा वचन है देवालय की पूजा। छठवां वचन है नगर और विदेश में व्यापार। और सातवां वचन है पराई स्त्री का स्पर्श न करना। यह सभी वचन जिन 7 फेरों के साथ जिन पत्नी के साथ लिए हैं, वह पत्नी भी अपनी कसम को तथा वचन को वह भूल जाती है। 50 साल पुरानी पत्नी किसी के बस में आती है। पत्नी भी बेमन से पति का जो प्रलाप है वह सुनती है और समस्या को सुलझाने के बजाय वह समस्या को और अधिक उलझा देती है। पुरुष के बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देने की सलाह उनकी पत्नी के द्वारा दी जाती है और साथ ही पड़ोसियों का हवाला देकर बच्चों के लिए एक मिनी थिएटर बनाने का प्रस्ताव पत्नी के द्वारा दिया जाता है। पति की हर बात पत्नी के नकार खाने में तुति की आवाज बनकर रह जाती है। पत्नी की नजरों में पति केवल एक अनपढ़, गवार और अधेड़ रह जाता है, जिसे न ढंग से जीना आता है और न नए जमाने के साथ चलना आता है। इस उम्र में पत्नी का साथ अत्यंत आवश्यक होता है, परंतु पत्नी उसे साथ देने की जगह या बदले वो अपने पुत्रों को, बच्चों को साथ देती है। अतः पत्नी से सहयोग की अपेक्षा करने वाला अधेड़ उम्र का पुरुष अपने घर में ही अपने पसंद का खाना खाने के लिए तरसता है। माँ बाबूजी के लिए बनाया दलिया उसे परोसा जाता है तथा बच्चों के लिए बनाया गया बर्गर उसे खाने के लिए दिया जाता है, जो दोनों उसे पसंद नहीं है। अतः माँ के हाथों से बनाए हुए आलू के पराठे और मेथी आलू की सब्जी के साथ सरसों में अचार वाला वह तेल या अचार उसे याद आता है। पसंद का खाना न मिलने से वह जल्दी हाथ धो देता है, परंतु पत्नी औपचारिकता से कहती है आपकी खुराक बहुत कम हो गई है। अतः अधेड़ उम्र वाले पुरुष की पीड़ा वह महसूस नहीं करती, उसकी पीड़ा को वह जानना नहीं चाहती। घर का माहौल हर दिन एक जैसा होता है। माँ और बाबूजी के कमरे में रामधुन सुनाई देती है और बच्चों के कमरों से कान फोड़ो वह संगीत। अतः अधेड़ उम्र का यह पुरुष सोचता है वह दिन कब आएगा जो मेरे जमाने के पुराने कर्ण प्रिय और अर्थपूर्ण गाने पल दो पल मैं सुन पाऊंगा। जब अपने अतीत को वह स्मरण करता है तो पिता की आवाज पर वह दौड़ दौड़ कर उनका काम करने वाला यह पुरुष सभी काम करने के बावजूद भी पिताजी की मार भी खाता था और डांट भी खाता था। परंतु अब समय परिवर्तित हुआ। समय परिवर्तन के कारण बच्चों को कोई काम बताने पर माँ की अर्थात उनकी पत्नी की जो डांट है वो डांट खानी पड़ती है। अतः सभी काम उसे ही करने पड़ते हैं। बिजली के बिल के साथ साथ घर के सभी प्रकार के जो काम है वह काम 50 उम्र पार जो घर का पुरुष होता है उसके हाथों में आते हैं। वह भी घंटों लाइनों में खड़े होकर वह बिल भरता है। घर में फ्रिज का ठंडा पानी पीने के लिए अगर फ्रिज खोल दिया तो पत्नी की आवाज कानों पर आती है, बोतल भर कर रखो ताकि बच्चों को ठंडा पानी कम न पड़े। अतः परिवार के व्यवहारों से अधेड़ उम्र का ये जो पुरुष है हर पल अपमानित होकर अपना जीवन व्यतीत करता है। यह पुरुष अपनी जिंदगी भर की पूंजी
और पीएफ की बुक देखकर बहुत खुश होता है। परंतु माता पिता के कमरे से फरमान आती है, सुन इधर आ, देख सुधा वाले लड़के की शादी है, परिवार का मामला है, तुझे ही जाना है, तैयारी कर ले नहीं तो बदनामी होगी। ऐसे समय में वह सोचता है कि माता पिता बीमार होने के कारण शादी के लिए नहीं जा सकते और बच्चे और बिजी होने के कारण वह शादी के लिए नहीं जा सकते, वह सुधा को भी नहीं पहचानते, तो उनके बच्चों के बारे में उसे क्या लेना देना, उनके बच्चों के बारे में उसे क्या रुचि लेंगे। छोटा भाई अपनी पत्नी के आगे वह तो जोरू का गुलाम बन गया है, अतः वह माँ की जो बात है वह मानेगा नहीं। लेखक सोचते हैं जो मर्द पहली रात में ही अपनी पत्नी के पाजब में उलझ जाता है, उन्हें जिंदगी भर माँ का मंगलसूत्र दिखाई नहीं देता। अतः सभी पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने की जिम्मेदारी 50 साल उम्र पार करने वाले आदमी पर आ जाती है। आधेड़ उम्र के आदमी की जो पत्नी है, वह पत्नी हमेशा ताने कसती रहती है। वह कहती है जिंदगी में आपसे कोई प्लानिंग हुई नहीं। अपने ऑफिस के लोग देखो, किसी के टेम्पो चल रहे हैं, किसी के बेटे ने पेट्रोल पंप खुलवा दिया है, कैसे मन मारकर मैं चल रही हूँ यह मेरा दिल ही जानता है। मेरे मम्मी पापा बेचारे यहाँ आकर एक महीना भर रह कर गए, लेकिन मेरा मायके जाना नहीं हुआ। काम अच्छा किया हो या बुरा किया हो, पत्नी की शिकायत हमेशा पति को सुननी ही पड़ती है। लेखक अपनी पत्नी से शिकायत करते हैं, मन क्या केवल बच्चों का ही होता है? पति कमबख्त पत्थर का बना होता है? उम्र केवल बच्चों की होती है, पति की कोई उम्र नहीं होती। शिकायतें मनुष्य को बौना बना देती है और अनादर इंसान को तोड़ देता है। उलझनों की परिस्थितियों से केवल बेचैनी, घबराहट और तनाव की जो स्थिति है वह निर्माण होती है। माता पिता के फरमान के साथ ही बेटे फिल्मी हीरो के अंदाज में और छोटे कपड़े पहनी हुई बेटियां अपना फरमान लेकर उपस्थित होती है। वह अपनी फरमाइश की लिस्ट उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। बच्चों का वह आदेश ही होता है, क्योंकि माँ कमर पर हाथ रखकर उनके पीछे खड़ी होती है। वह सोचता है कि बच्चों का आदेश न मानने पर पत्नी मेरे माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देगी। पत्नी के पास उनकी देखभाल के अलावा कई 50 काम होते हैं और उसी समय दूर से उसे एक गीत सुनाई देता है। गीत यह है, चल अकेला चल। अतः वह सोचता है कोई नहीं सुन रहा है तो अकेला ही चलो, अर्थात बड़े बूढ़ों की जो पीड़ा है उन पीड़ा से सभी जानबूझकर अनजान बने रहते हैं। आधेड़ उम्र का पुरुष अपने घर में उबकर बाहर जाने के लिए जब निकलता है तो पत्नी 100 रुपयों का नोट और झोला उनके हाथ में थमाती है और कहती है, बच्चों को पाव भाजी खाने के लिए आलू और पाव लेकर आइए, तथा आलू तथा पाव लाने का आदेश पत्नी के द्वारा मिलता है और साथ ही जल्दी लौटने का आदेश भी पत्नी के द्वारा मिलता है। वह अपनी पत्नी के बारे में सोचता है, यही वही औरत है जो कभी मेरा चेहरा देखकर मेरी वेदना पढ़ लेती थी। किसी ने सच ही कहा है, समय बदलने में देर नहीं लगती। पुरुष अपने मित्र महेश के घर जाना चाहता है। उसका घर उनके घर से 3 किलोमीटर दूर है, परंतु रास्ते में ही 1.5 किलोमीटर पर जिस मित्र के घर, महेश के घर, वह जाना चाहते हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात होती है।
महेश के हाथ में भी झोला है और 100 रुपयों की नोट है। दोनों मित्र उदास खामोश होकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। दोनों एक दूसरों की पीड़ा महसूस करते हैं। थोड़ी खामोशी के बाद प्रस्ताव आता है कि हम दोनों कहीं भाग चले क्या। अर्थात यह जीवन की विडंबना है। जिस पुरुष ने अपने घर द्वार को खड़ा किया है, सभी को पाला पोसा है, और वही सोच रहे हैं कि अपने घर परिवार से दूर कहीं भाग चले, अर्थात यह विडंबना की पराकाष्ठा है। इस उम्र में दोनों कहीं भाग नहीं सकते, क्योंकि दोनों तमाम उम्र उसी जेल में दोनों को रहना है। जेल में से वह जेल दोनों ने बड़े शौक से अपने हाथों से उन्होंने तैयार की है। लेखक सोचते हैं इस जेल से निकलने के लिए न कोई अर्जी काम में आती है, न कोई वकील काम में आता है, न कोई अदालत काम में आती है। दोनों मित्र एक दूसरों की पूछताछ करते हैं और सोचते हैं हमें कौन डॉक्टर के यहाँ ले चलेगा, और दोनों एक दूसरों को कहते हैं चलो हम दोनों ही एक दूसरों को लेकर चलते हैं। दोनों की उदात्त भावना इन दोनों मित्रों को अमर बना देती है। उनके पास बीपी, शुगर जैसी बीमारियां हैं। डॉक्टर ने सलाह दी है ज़्यादा चिंता मत करना, ज़्यादा चिंता करोगे तो उसका बुरा असर दिमाग पर पड़ सकता है। अतः वे सोचते हैं यह दिमाग होता या दिमाग न होता तो कितनी अच्छी बात होती। कोई हमारे बारे में नहीं सोचता और हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते। डॉक्टर के लिए जो नोट निकल जाते हैं वो नोट नहीं थे, वो सपने थे, जो सपने कभी टूट गए हैं। दोनों मित्र एक दूसरों की खबर लेते हैं। एक कहता है उनकी लड़की के बारे में, नीता की शादी की बात कहीं चली क्या? तो प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरा मित्र कह देता है रोज चलती है, फिर किसी न किसी बात पर रुक जाती है। कोई लड़का नीता को पसंद नहीं करता तो नीता किसी लड़के को पसंद नहीं करती। आजकल के बच्चों की सोच समझना काफ़ी मुश्किल बात है। उनके समझ में माता पिता के द्वारा ही अच्छी और संस्कारी परिवारों की शादियाँ निश्चित की जाती है। लेखक परिवर्तित परिस्थितियों पर दृष्टिक्षेप करते हैं। कहते हैं अब दृष्टि बदल गई है। बड़ी बुद्धिमानी से ये बच्चे एक दूसरों की जांच परख कर बच्चे शादी करते हैं, और जिस बुद्धिमानी के साथ वह जुड़ते हैं सो उसी तरह से वह अलग भी हो जाते हैं। शादी की रस्म कई बार मजाक बनकर रह जाती है। परिवर्तित समय के अनुसार अभिजात्य जीवन शैली के नए मूल्य आज समाज में प्रस्तापित होते हुए दिखाई देते हैं। हर नई पीढ़ी अपने नए मूल्य प्रस्तापित करते हैं। स्कूल के मित्रों के सानिध्य और गपशप में दोनों मित्रों का काफ़ी समय चला गया, अर्थात समय का ध्यान ही उन्हें नहीं रहा। परंतु दोनों स्मरण करते हैं कि दोनों को पाव लेने हैं, बेकरी बंद हो जाएगी। फिर दोनों मित्र पाव खरीदने के लिए दो विपरीत दिशाओं में मुड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। दोनों मित्रों ने एक स्वस्थ और मस्त घरौंदा बनाने की कल्पना की थी। जैसा व्यवहार हमने बड़ों के साथ किया था वैसा अपने से छोटे की पाने की उम्मीद दोनों मित्रों ने जताई थी। हर मनुष्य का जीवन संबंधी अपना अपना सपना होता है, परंतु यहाँ उन दोनों मित्रों का सपना चकनाचूर होता हुआ दिखाई देता है। लेखक कहते हैं ये अधेड़ उम्र के आदमी अपने ही परिवार के लिए केवल धनोपार्जन का साधन मात्र रह जाता है। जब धन की आवश्यकता हो वह उसे प्राप्त किया जा सकता है। लेखक कहते हैं सच पूछे तो इन दो पुरुष दो दोस्त नहीं हैं। दो दोस्त कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये दो पुरुष दो इंसान नहीं है, वह दो झोले हैं। ऐसे झोले जिन्हें पूरा परिवार जादूगर झोला की तरह समझता है,
जब चाहे जो मांगे वह अपने झोले से निकालकर उन्हें दे देता है। अपनी मर्जी का सामान उनसे मांगो, वह अपने झोले से निकालकर दे देते हैं, यह इनकार नहीं करते। लेखक ऐसे झोलों के प्रति हमदर्दी जताते हुए कहते हैं, यदि यह पुराने झोले अगर रास्ते में आपको मिल जाते हैं तो उनके झोले में कुछ डालने की कोशिश मत कीजिए, कारण यह झोले स्वाभिमानी झोले हैं। आजीवन उन्होंने दूसरों को दिया है, उन्होंने कुछ लिया नहीं है। अगर उनके झोले में कुछ डाल दिया तो उनके सब्र का बांध टूट जाने की संभावना है, या सब्र का बांध टूट जाने का डर है, उनका झोला टूट जाने का डर है, और टूटे हुए झोले किसी काम के नहीं होते। संक्षेप में कहा जा सकता है, प्रस्तुत झोले इस व्यंग्य कहानी में लेखक ने 50 उम्र पार करने वाले मनुष्य की व्यथा एवं वेदना इस व्यंग्य कहानी के द्वारा साकार की है। अपने परिवार के लिए रात दिन मेहनत करते हुए बच्चों का पालन पोषण करना, उन्हें पढ़ाना, शादी ब्याह करना, उसके लिए वह अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। बदले में उनके हिस्से में आए दिन अपमान, उपेक्षा, ताने और बद व्यवहार उनके हिस्से में आता है, दिन ब दिन उन्हें मिलता है। अतः लेखक ने व्यंग्य के माध्यम से अधेड़ उम्र के आदमी की वेदनाओं को वाणी देकर समाज के सामने रखने का एक स्तुत्य प्रयास प्रस्तुत कहानी में दिया है। अर्थात झोला यह प्रतीकार्थ है कि वह उसे निकाल कर दे, अर्थात यह अधेड़ उम्र का जो पुरुष होता है वह पुरुष केवल धन उपार्जन का केवल साधन मात्र रह जाता है। प्रस्तुत कहानी में उसकी कथा वस्तु के रूप में 50 उम्र पार इंसान की व्यथा का चित्रण हम लोगों ने देखा। पत्नी से सहयोग की कामना दिखाई देती है, अर्थात वह नहीं मिलती। अधेड़ उम्र के मनुष्य का समन्वय का प्रयास किया है। एक ओर वृद्ध माता पिता है तथा दूसरी ओर नई पीढ़ी के बेटे और बेटियां हैं, अतः दोनों के बीच समन्वय का प्रयास कहानी में दिखाई देता है। अधेड़ उम्र की जो मनुष्य है उसके जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं उन कठिनाइयों का चित्रण प्रस्तुत रचना में हुआ है। पात्र तथा चरित्र के रूप में 50 उम्र पार अधेड़ उम्र का मनुष्य है, उनका मित्र महेश है। उस मनुष्य की अधेड़ उम्र पार आदमी की पत्नी, उनका बेटा, बेटी, वृद्ध माता एवं पिता उनका पात्र तथा चरित्र के रूप में चित्रण हुआ है। कथोपकथन के रूप में व्यंग्यात्मक कथन है, अर्थात नई पीढ़ी पर व्यंग्य कसा है। अब तो दृष्टि बदल गई है, बूढ़ी बुद्धिमानी से एक दूसरों की जांच परख कर बच्चे शादी करते हैं और जिस बुद्धिमानी के साथ जुड़ते हैं उसी बुद्धिमानी से वह अलग भी हो जाते हैं। शादी की रस्म भी कई बार मजाक बनकर रह जाती है। कहानी के देश काल वातावरण के रूप में बड़े बूढ़ों की समाज के द्वारा जो उपेक्षा की जाती है उसका चित्रण किया गया है। दो पीढ़ियों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास है। परिवर्तित जीवन मूल्यों का चित्रण किया गया है। अधेड़ उम्र के आदमी की त्रिशंकु जो अवस्था है उसका चित्रण प्रस्तुत कहानी में उद्धृत किया गया है। भाषा शैली के रूप में व्यंग्यात्मक भाषा है, पात्रानुकूल भाषा है, संवादात्मक शैली है और अंतिम तत्व कहानी के उद्देश्य के रूप में कहा जा सकता है। परिवार में बड़े बूढ़ों की इच्छाएं एवं भावनाओं के प्रति सम्मान अत्यंत आवश्यक होता है। परिवार में सभी सदस्यों ने एक दूसरों के प्रति आत्मीयता से व्यवहार किया तो यह स्वर्ग की कल्पना परिवार में स्थापित हो सकती है। अर्थात प्रस्तुत कहानी में झोले इस कहानी में लेखक ने 50 उम्र के पार मनुष्य की जो उपेक्षा है वह इस कहानी के माध्यम से व्यंग्यात्मक ढंग से साकार करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।